अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज तो खैरियत बनती है जनाब, क्योंकि कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और जितने भी ये रंग आसपास नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इसका सारा का सारा जो सेहरा जाता है वो ख़वातीन पर जाता है। जैसा कि आप, मैं और हम सब जानते हैं कि आज 8 मार्च है और आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन के हवाले से। इस मौके पर खराज तहसीन पेश करते हैं हम उन तमाम ख़वातीन को जो कि अपने अपने शोबा हाय ज़िंदगी में भरपूर तरीक़े से अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं। इज़्ज़त और एहतराम की जहाँ हम बात करते हैं तो तमाम इंसानों का वहीं पर बुनियादी हक़ है, वहीं पर सिन्फ़ नाज़ुक जिसे कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से सबसे नाजुक तरीन इंसान बनाया गया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक भी बड़ा मकाम रखती है औरत। लेकिन अगर हम किसी भी जिन्स, रंग, नस्ल और उम्र से बाला तेग होकर, बिला तफरीक होकर इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो जनाब औरत का रुतबा जो है वो हमेशा बुलंद नज़र आता है। क्योंकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो कि बड़ी तवज्जो का मरकज़ बनी रही, आप सबको पता है ऑस्ट्रेलियाई टीम तकरीबन 24 बरस के बाद पाकिस्तान लौटी है। तो जब पाकिस्तान लौटी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वहीं पर डेविड वार्नर, जी हाँ, डेविड वार्नर की मैं बात कर रही हूँ। डेविड वार्नर इस पूरे हफ्ते बड़े ही मशहूर हुए और वैसे तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान 24 बरस के बाद क्योंकि ये टीम आई है तो इसमें बहुत सारे नए प्लेयर्स भी हैं, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं डेविड वार्नर कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जितना क्रेज़ है उसे देखकर ये लगता है कि इस मुल्क में क्रिकेट का रिवाइवल तो बनता ही था। डेविड वार्नर को हमने देखा कि बाउंड्री वॉल पर वो खड़े हुए फील्डिंग कर रहे थे, शायकीन क्रिकेट उनको चेयर अप कर रहे थे, उनको अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे, उनका नाम कॉल कर रहे थे। लेकिन डेविड वार्नर जो है वो फील्डिंग कर रहे थे और उनकी सारी कंसंट्रेशन ऑन फील्ड ग्राउंड पर थी, तो इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन शायकीन क्रिकेट हमारे, और वो भी पाकिस्तानी अगर शायकीन क्रिकेट हो तो उनका लेवल कुछ और है। लोगों ने उनका इतना नाम लिया, इतना नाम लिया, तो वो मुतवज्जह हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्होंने एक डांस स्टेप किया और वो डांस स्टेप इतने कोई मज़ेदार था। उन्होंने जिस तरह से अपनी कमर को हिलाया है और ठुमके शुमके लगाए हैं, तो वो पब्लिक ने उस पर इतना ज़बरदस्त उनको रिस्पॉन्ड किया और उसके बावजूद भी डेविड वार्नर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपना कैप उतार कर एक हल्का सा उन्होंने वेव किया और लोगों को रिस्पॉन्ड कर दिया, येस आई एम हियर। तो ये बड़ा अच्छा सा ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से एक जेस्चर पेश किया गया। वहीं पर जब उनकी ये वीडियो वायरल हो गई तो डेविड वार्नर का तो बनता था जनाब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की फ़ैन फॉलोइंग है क्रिकेट के हवाले से वो बहुत ही अमेजिंग है। उन्होंने कहा इतना क्राउड अमेजिंग है कि इतना मज़ा आता है, फिर चाहे वो फील्डिंग करना हो, बॉलिंग करना हो, बैटिंग करना हो या फिर सीट पर बैठ कर आराम से क्रिकेट एंजॉय करना हो। तो जनाब ये था उनका रिस्पॉन्ड, और स्पेशली उन्होंने जो शायकीन क्रिकेट है पाकिस्तान के, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब, आज है ख़वातीन का आलमी दिन, और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि इज़्ज़त और एहतराम तमाम इंसानों का मसावी हक़ है, बराबर का हक़ है। उसमें फिर कोई जिन्स मैटर नहीं करता, आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका रंग, आपकी नस्ल कुछ मैटर नहीं करता, कोई तफरीक नहीं है। और हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही सबक सिखाता है। अमन और अजर में कहते हैं औरत और मर्द एक जैसे हैं। ख़वातीन की अज़मत को सलाम हर जगह से ही किया जा रहा है, फिर वो चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो या फिर और बहुत सारे रिश्ते हैं। औरत हर रूप में खूबसूरत है। औरत एक माँ की हैसियत से एहतराम के लायक है, बीवी की हैसियत से इज़्ज़त की मुस्तहिक है, बहन की हैसियत से मोहब्बत चाहती है, और बेटी अगर हो तो बेटी की हैसियत से इसे शफ़क़त का सिंबल कहा जाता है। मगर अफसोस ये है कि इस हक़ को हर सतह पर हमने देखा है कि किसी न किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश की गई है। औरत की इज़्ज़त की अगर बात की जाए तो औरत की इज़्ज़त को पामाल करने वाले, इस मकाम को छीनने वाले और इसके तहफ़्फ़ुज़ को नाकाम बनाने वाले कोई खलाई मखलूक नहीं है, बल्कि इसी प्लानट के कुछ ऐसे मर्द हैं, या समझे इस माशरे के अंदर कुछ एक ऐसा टोला है जो कि इसकी हैसियत को तस्लीम नहीं करता। अच्छा, हैसियत, अब किस हैसियत से तस्लीम करना है? माँ का मकाम दे दीजिए, बहन को बहन की तरह इज़्ज़त दे दीजिए, बीवी को बीवी का मकाम दे दीजिए, ठीक है।
तो हर रिश्ते को अपने मकाम पर रखिए और उसके साथ वैसे ही सलूक कीजिए, तो शायद फिर आप बराबरी के उस दर्जे पर पहुँचेंगे जहाँ पर रब ताला खुद फरमाता है कि मैंने इंसान को रिश्तों में पैदा किया और कभी कभी वो रिश्ते उसके लिए आजमाइश बन जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखते हैं तो इससे हमें सिर्फ एक ही सबक मिलता है कि अगर इंसान को रब ने रिश्तों में बांधा है तो कोई ना कोई इसके पीछे मसलहत है, और इन रिश्तों का मरकज़ जो है खातून खाना को बनाया। घर औरत की वजह से ही होता है, उसकी खूबसूरती, उसकी दिलकशी, उसकी ताजगी, और घर को जो आप देखते हैं इतना डेकोरेट लोग करते हैं, वो उसके पीछे किसका हाथ होता है? सिर्फ और सिर्फ एक खातून खाना का हाथ होता है। माँ की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटी और बहन के हाथ की शाम की चाय सारी थकन उतार देती है। तो सोचें ज़रा कि अगर ये छोटी बहन ना हो और माँ के हाथ की गरम गरम रोटी ना हो तो फिर ये कैसे चलेगा निज़ाम? क्या आप उस गरम रोटी के बगैर रह सकते हैं? या वो गरम चाय जो शाम में आप अपनी बहन से ज़िद करके बनवाते हैं, वो कितनी खूबसूरत होती है कि उसमें आपकी थोड़ी सी बहन के साथ थोड़ी सी चिट चैट हो रही है, बहन नखरे भी दिखा रही है लेकिन आप उसको छेड़ रहे हैं, आप उसको तंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सारी चीज़ों को वो किसी ना किसी तरह से कर रही है। फिर इसी तरह बीवी है, सब चीज़ों का ख्याल रखती है, फिर बच्चों का ख्याल रखती है, फिर आपके घर को संवारती है। कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कंस्ट्रक्टिव वे की बात कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि हमारे इस माशरे में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस औरत के चेहरे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हमारे इस प्रोग्राम में आज शिरकत करेंगी, और क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है तो हम चाहेंगे हर उस ख़ातून को, हर उस वुमेन को हम ट्रिब्यूट दें, सलाम पेश करें जो कि अपने अपनी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है घर को बनाने में, अपने करियर को बनाने में। डॉक्टर हिना हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। कैसी हैं आप डॉक्टर हिना? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर हिना, आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, आप क्या कहेंगी? बहुत सारी ब्यूटीफुल ख़वातीन हैं, और वैसे तो ख़वातीन होती ही खूबसूरत हैं, लेकिन अगर हम उनके इनर ब्यूटी की बात कर लें, फिर जितनी स्ट्रगल वो ज़िंदगी में करती हैं, फिर उससे जो उनकी ज़िंदगी में निखार आता है, आप क्या कहेंगे उस पर? मेरी तो पूरी जिंदगी एक तरह की, अगर मैं अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार देखूं तो पहले मैं एक बेटी थी, बहुत लाडली, और पढ़ाई लिखाई में बिजी थी, लाड उठाए जाते थे, और घर का माहौल बहुत अच्छा था, बेटियों को बहुत इज्जत दी जाती थी। वहां से मैंने इज्जत देना और लेना सीखा। उसके बाद फिर मेरी शादी, फिर मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई में बहुत अच्छा माहौल था कॉलेज का, बहुत अच्छी इज्जतदार तरीके से लड़कों के साथ पढ़ा, लेकिन बहुत इज्जत से और एहतराम से पढ़ के फिर मैं डॉक्टर बन गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 10-12 साल बहुत स्ट्रगल में गुजरे। मैं एक माँ बन गई। माँ बन के मेरा बिल्कुल रूप अलग हो गया। उसके बाद बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, फिर मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, वहां मेरी एक अलग रिस्पेक्ट है। और फिर घर में अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे, फिर मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरा सोशल सर्कल। तो मैंने तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप जिंदगी के बारे में सोचें तो मैंने सारी जिंदगी इज्जत ही देखी है कि औरत को इज्जत कैसे दी जाती है। और मैं माशाल्लाह बहुत लकी हूँ कि मुझे चारों तरफ से, हर तरफ से इज्जत ही मिली है। माशाल्लाह लेकिन माशा ये है कि औरत, माशाल्लाह, लेकिन ये कि औरत, मेरा ख्याल है जो जी। मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ ये है, क्योंकि मैंने हर तरह का टाइम देख लिया, हम्म। कॉलेज भी देख लिया, जॉब करके भी देखा, अपनी हम्म। पर्सनल प्रैक्टिस भी कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ। औरत का जो इज्जत और सबका जो भी क्राइटेरिया है ना, हम्म। मतलब 90% औरत के अपने हाथ में है कि वो सही। अपनी कितनी इज्जत करवाती है। सही। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करवाना चाहते ना, हम्म। तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो आपको अपनी इज्जत के लिए खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और सही। अपना व्यवहार, अपना वतीरा, अपनी ग्रेस, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर है ना, और गूगल जो मेरा, है वो हर साल अपना डोडल जो है चेंज कर देता है। गूगल जिस पे कोई भी चीज़ डालो तो वो जी, आपकी मुश्किल आसान कर देता है। यानी कहते हैं गूगल का अगर हम एक घर में एक सबसे बड़ा बाप होता है, तो अगर हम गूगल को बाप कहें तो कम नहीं है, उसमें इसमें कोई गलती नहीं होगी। एग्जैक्टली, लेकिन अगर जब गूगल अपना एग्जैक्ट, डोडल बदल सकता है तो मर्द अपनी सोच क्यों नहीं बदल सकता?
मर्द के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि उनके जीन्स में ये मसला है, जेनेटिक अच्छा। प्रॉब्लम है उनके साथ ना। ओह माय गॉड। इसीलिए हाँ, आप देखेंगे अल्लाह ताला ने हुक्म भी ये दिया है कि हम्म। अगर औरत अपने आप को छुपा रही है तो मर्द भी अपनी आंखें नीचे रखे। बेशक। तो अब यहाँ औरत को तो छुपाने का बहुत हुक्म है जी, औरत अपना बुर्का पहने, औरत ने कपड़े ठीक नहीं पहने, आपने बहुत ज्यादा अपने आप को सवार के बाहर नहीं निकलना, ठीक है, बेशक हुक्म है। हम्म। मैं इस बारे में भी बहुत ज्यादा, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं मॉडरेट किस्म की मुस्लिम खातून हूँ, बहुत ज्यादा मैं रिलीजियस उससे नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न भी नहीं हूँ। सही है। तो हम मुझे पता है कि मैंने किस जगह कैसे जाना है। अगर मैंने बाजार जाना है तो मुझे चादर लेनी है, अगर मैंने किसी ऐसी मार्केट जाना है तो मैंने अबाया पहनना है, मैंने रश में जाना है तो मैंने अपने आप को कवर करना है, ठीक है। हम्म। तो ये तो मैंने अपना हुक्म, मैंने तो अल्लाह का हुक्म माना कि सही है। मैंने ऐसे माहौल में, ऐसी जगह में जाने पे हम्म। अपने आप को कवर किया हम्म। ताकि मुझे लोग ना देखें। सही अब है। आगे से जो मर्द है उसकी नजर भी तो कंट्रोल करना उसका अपना काम है ना। सही है, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर है ना, आपने तो सुना ये होगा जैसे कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। रही बात आप हिजाब की बात करिए, तो लोग तो हिजाब में भी लोगों के साथ रेप हो गए हैं यहाँ पर। हमारी सोसाइटी में, हमारा माशरे में एक ऐसा टोला, एक ग्रुप है जो कि हिजाब को भी नहीं छोड़ता। तो अब क्या करें? मेरा ख्याल है तोला नहीं, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी इस वक्त अवाम है ना, हम्म। उसका जहनी जो रुझान है जी। वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है आज से। मैं कह लूं चले 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक मैं भी कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे साथ भी लड़के पढ़ते थे, लेकिन यह है कि इज्जत का एक बहुत मुकाम था, कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। पहले का हम दौर अलग आजादी से था। पढ़ते थे, सब कुछ रहते थे। ये 15-20 साल के अंदर बहुत चेंज हो गया है सब कुछ। सही। लेकिन मैं कहती हूँ ये सारी बातें छोड़ें, औरतों को सिर्फ अपनी अपनी वेल बीइंग, अपनी सेहत, अपनी खुशी और इन सब चीजों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आपको सही। क्या कोई कह रहा है, कैसे देख रहा है, इसको आप छोड़ें। बिल्कुल। सारी औरतों को, मैं तमाम औरतों को हमेशा कहती हूँ कि वो अपनी हदूद में रह के, अपनी लिमिट में रह के, शुतर में महार औरतों की बात नहीं कर रही मैं, सही। अपनी हदूद में रह के आप दुनिया जहान के सारे काम कर सकते हैं। आप पायलट तक बन जाते हैं, बिल्कुल आप ऐसे। एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप नर्सेज हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप होम मेकर्स हैं। तो आप अपनी सलाहियतों पे गौर करें ना। हम ये क्यों गौर कर रहे हैं कि कोई हमें देख रहा है और छेड़ रहा है? सही। उसकी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि सारी बातों को छोड़ते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं और ख़वातीन जिस तरह स्ट्रगल करी हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा, है ना, बिल्कुल। एक अगर हम औरत की बात करते हैं, औरत के कई रूप हैं। माँ है, ठीक है, जी। और बीवी है, बेटी है, फिर हमारे कज़न्स हैं, हमारे फ्रेंड्स में भी हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। माँ के बगैर घर बिल्कुल अधूरा है। इसी तरह बहन के बगैर शाम की चाय अधूरी है, ठीक है। बीवी के बगैर जिंदगी अधूरी है। मतलब औरत एक इस तरह से एग्जैक्टली, लाजमी जुज है जिंदगी का, जिसके गिर्द जिंदगी घूम रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। घर में आपने कभी गौर किया हो, जैसे मेरी भी अम्मी जब हयात थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जैसे ही हम घर आते थे ना, हम सबसे पहले पूछते थे कि अम्मी कहाँ है। सही। मैंने कभी जिंदगी में नहीं पूछा कि अब्बा कहाँ है। और अब अब्बा आते थे तो अब्बा भी सबसे पहले पूछते थे कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है। सही तो बात है। घर तो औरत का नाम है, घर, औरत, औरत, घर। सही। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जो हमारा मुकाम घर में बनाया है ना, हम्म। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई हो ही नहीं सकती। ट्रू। मैं वर्किंग हूँ, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, ज्यादा बहुत ज्यादा काम नहीं करती, अपने घर पे ज्यादा रहती हूँ, सही। अपने बच्चों का ख्याल करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अब यकीन करें, एक शाम जब हम सारे काम करके फारिग होके किसी टेरेस पे, सोफे पे कहीं बैठ के चाय पीते हैं ना, तो जो सारे दिन की मेहनत होती है ना वो वसूल हो जाती है। सही। तो अच्छा, घर से डॉक्टर पहली चीज डॉक्टर क्या है ना, है? डॉक्टर है ना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है नसरीन असलम साहिबा ने, मैरिटोरियस प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त का। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू, आपको सबको भी खवातीन का आलमी दिन मुबारक हो। जी मैम, वजूद ज़िन से है तस्वीर कायनात में रंग। बचपन से हम ये सुन रहे हैं, कोई भी घर अधूरा लगता है औरत के बगैर। आप इस पर जी, क्या कहेंगी? ज़ाहिर बात मेरी नजर में एक औरत जो है, जी। एक अपना माशरे में एक मुस्बित किरदार अदा करती है, ठीक है। सही। और वो घर को भी चलाती है,
बच्चे भी पालती है, ठीक है, उसके साथ जॉब भी कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए अपना माशरे में एक मुस्बित किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है, और माशरे में जिस तरह से उसको मुश्किलात हैं, जुल्म भी सह रही है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा रोल अदा करने की कोशिश कर रही है। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बात होती है ख़वातीन की तरबियत की, तालीम की, परवरिश की। जी जी। हमारे माशरे में हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो औरत को दे दिया जाता है कि अगर बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है तो माँ ने तरबियत नहीं ठीक की होगी। तो क्या इसमें बाप का कोई हक़ नहीं होता? बाप का नहीं, कोई ये मेरे ख्याल से कहा जाता है, लेकिन जाहिर बात है बच्चे की जो तरबियत होती है वो वालिदैन के होती है, खानदान से चलता है। खानदान असल इकाई है, ठीक है ना। बेसिकली उसमें बड़े बहन भाई भी आ जाते हैं, माँ बाप भी आ True. जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो है फिर जो साथ रह रहा है वो भी आ जाते हैं। सही। तो मेरे ख्याल से ये अगर इल्जाम लगाना कि माँ ने करा है तो ये गलत है, सही। क्योंकि जाहिर बात है बाप का भी एक अपना रोल होता है पॉजिटिव, माँ का भी होता है। तो बच्चा जो है जो घर में देखता है उससे चीजें सीखता है। असल उसकी तरबियत जो होती है ना जी। वो उसके खानदान से होती है। बिल्कुल। खानदान में उसको किस तरह से सिखाया जा रहा है, किस तरह से बताया जा रहा है। अगर घर में वालिदैन नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर बच्चा ऑलरेडी खुद पढ़ेगा नमाज, ठीक है सही। ना। तो ये सब चीजें तरबियत खानदान से होती है। ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ माँ से है, बेशक। असल तरबियत आपकी खानदान है। ठीक है, यानी कि ब्रॉटअप आपको प्रेजेंट कर रहा होता है, आप कहीं पे भी जा रहे होते जी हैं तो जी वो आपकी बिल्कुल। शख्सियत को मेरी पहले इंट्रोड्यूस शनाख्त करा। मेरा खानदान है। ट्रू। मेरी शनाख्त मेरी अपनी कुछ नहीं है, बिल्कुल मेरी ऐसे। खानदान है। उसके बाद मैं पहचानी जाती हूँ अपने काम से, सही। ठीक अच्छा, है ना। बिल्कुल ऐसे। जी बोलिए। मैम, अगरचे 8 मार्च की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया इस वक्त सेलिब्रेट कर रही है ख़वातीन का ये जी आलमी जी दिन, जी लेकिन जी। एक सवाल होता है, क्या ये जो हम बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, तो क्या ये हस्ती सिर्फ एक दिन की अहमियत की मोहताज है, क्या क्या मुस्तहिक है? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखें पाकिस्तान में भी 12 फरवरी को दिन मनाया जाता है, हर दुनिया में हर मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन एक 8 मार्च को है ख़वातीन का आलमी दिन। मैं तो समझती हूँ, मैंने 18 साल वुमेन स्टडीज में एज अ डायरेक्टर काम किया है Very और good, हर दिन हमने काम अच्छा किया है, अपनी टीम के साथ आगे बढ़े हैं। और मैं समझती हूँ जब आप करना चाहें काम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। लेकिन बस ये है कि एक चल रहा है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सही। हम हर दिन पैगाम दे सकते हैं, हर दिन काम कर सकते हैं, सही। हर दिन कोई अच्छा मैसेज दे सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल है। मैम हमारे साथ डॉक्टर हिना भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर हिना, आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर हिना, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख़वातीन होंगी जो आपको सपोर्ट करती होंगी, जो एक सिस्टम होता है, एक सपोर्टिंग सिस्टम। आप किन ख़वातीन को देखती हैं? क्योंकि एक बहन, बड़ी बहन होती है तो वो छोटी बहन को सपोर्ट करती है, या आप ये दो घर में भाभियां भी रह रही होती हैं तो वो आपस में अच्छा, उनकी एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपके नज़दीक कौन कौन है बहुत ज़्यादा? मैं बहुत, वैसे मैं पहले भी आपसे कहा कि मैं बहुत लकी हूँ और मैंने बहुत माशाल्लाह। नॉर्मल किस्म की जिंदगी गुजारी है। ओके। तो पहले नानी थी, माँ थी, नानी थी, बेहतरीन खातून थी। दादी मेरी नहीं थी, दादी की वफात हो चुकी थी, लेकिन मेरी ओके। ताई अम्मा थी। सही। फिर मेरी फुप्पो थी, मेरी फुप्पियाँ। बस मैंने ऐसी क्यूट। खवातीन जिंदगी में नहीं देखी, सही। इतनी मोहब्बत के हद। और अच्छा। एक मेरी खाला हैं और वो डॉक्टर हैं, वो भी बहुत वर्किंग लेडी हैं। ओके। पर उन जैसा, मतलब मुझे तो वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे फरिश्ता है अल्लाह मियाँ का। इतना अच्छा। अच्छा इंसान कैसे हो सकता है कि माशाल्लाह वो पूरा खानदान लेके चलना, फिर अपने साथ जॉब करनी, बच्चों की सही। तरबियत। माशाल्लाह वो मेरा रोल मॉडल है। क्या बात उसके है। बाद मेरी एक बहन है बेहतरीन, वो मेरी बहन है, वो अमेरिका में वो पढ़ती है, माशाल्लाह अभी भी पढ़ रही है। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मेरी ममानी, मेरी चाची, मेरी ताई, मतलब पूरा एक फैमिली सिस्टम था। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास सारे रिश्ते थे, सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चे रिश्तों में पलते हैं ना, बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब ने, कि जो बच्चे, जो आपका खानदान होता है ना, हाँ वो जी। आपकी ब्रॉटअप में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो सही। जो मेरी एक हैप्पी पर्सनालिटी है, मैं कंपोज्ड हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं माशाल्लाह। अपने माहौल को बदल लेती हूँ। सही। तो वो मेरा ख्याल है कि मेरी ब्रॉटअप में है कि मैंने पीछे से बहुत एक कॉम्पैक्ट किस्म का अच्छा
फैमिली सिस्टम देखा है। सही। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनकी नहीं है, जिनका फैमिली सिस्टम नहीं है, फिर वो टॉक्सिक हो जाते हैं। अच्छा तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, सही। अच्छा, जो ये दोस्त होता है फैमिली वो इज वेरी खवातीन ज्यादा अच्छी दोस्त बन सकती हैं क्या? मेरी मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां नजर ना लगाए, पहले जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अल्लाह में उसको जन्नत आमीन नसीब करे, सुमा वो आमीन। 24 साल तक मेरी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सही। फिर वो अल्लाह के पास चली गई। अब मेरी जो अभी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं कल किसी को कह रही थी कि अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ा ऊपर से कोई मेरे लिए तोहफा उतारा है, एक बड़ा सा बॉक्स, और सही। उसमें मेरी फ्रेंड्स हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं हमेशा जब उनकी कोई पिक्चर अपने साथ लगाती मैं हूँ, यकीन कर रही हूँ। लगाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि माय फ्रेंड्स आर माय स्ट्रेंथ। ओके। मेरी दोस्तें, जो मेरी फ्रेंड्स है ना, वो मेरी बैक हैं। और हाँ, औरतें औरतों की अच्छी दोस्त होती हैं और उनके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं। मर्द अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन अगर कहें ना तो 2000 में से एक। सही। मैं अच्छा, ये मर्दों के डॉक्टर साथ डॉक्टर है ना, आप दोस्ती। हमारे साथ रहे, नसरीन असलम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद। नसरीन असलम साहिबा, ये बताइए कि खवातीन अच्छी दोस्त साबित होती हैं? क्योंकि हमने देखा है कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे की काट कर रही होती हैं, बुराइयां कर रही होती हैं। खवातीन में ये जम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या एक खातून एक अच्छी दोस्त साबित हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इस पे यकीन रखती हूँ। अच्छा। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ नेकी करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत दोस्त बनाता है ना। सही, बेशक। बहुत दोस्त बनाएगा, लेकिन आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखो, लोगों को पहचानो, है ना, जिन्होंने आपकी जिंदगी बनाई, जिन्होंने आपको आगे लेके गए। बिल्कुल। इंसान जो होता है, अगर बात लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं पहचानते, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, बेशक। खुदा की जात है। और खुदा जो कुछ देना होता है ना किस्मत में, अच्छे से अच्छे दोस्त भी दे देता है, और देना होता है तो दुश्मन भी दे देता है। क्या बात है, दोनों ही नेमत है। जी जी, दोनों ही नेमत है। अच्छा, नसरीन साहबा, आपने खवातीन के हवाले से बहुत काम किया है, स्पेशली जो जी खवातीन घर में बैठकर काम करती हैं, उस हवाले बिल्कुल। से कुछ आप बताइएगा। अब बस मैंने देखिए, जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में 88 में एडमिशन लिया था अपना, फिर ज्वाइन किया कराची यूनिवर्सिटी, तो सही। मेरा इरादा था कि मैं बस उस वक्त खवातीन के लिए काम करूंगी। और उस वक्त 88 से जो है मैं खवातीन की बहबूद के लिए काम कर रही हूँ। मैंने एक अपनी अंजुमन बनाई है, अंजुमन तरक्की निस्वां। सही। उसके तहत मैं इन खवातीन को बाकायदा, जैसे इंडिया में सेवा बनी हुई है ना, तो जी। उसी तरह के तर्ज पे मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी इस तरह से काम हो। लेकिन जाहिर बात है, मेरे पास मैन पावर तो है, लेकिन रिसोर्सेज इतने नहीं है। लेकिन एक कोशिश हो रही है कि हम औरतों को कर्जे दें आसान शराइत पर, और उसके बाद जो उनको मुस्तहकम करें, वो अपने कारोबार को बेहतर करें। जी। और किसी हद तक मतलब मैं कामयाब हूँ, अपनी अंजुमन के जरिए काम कर रही हूँ। और लांडी में खासतौर पे, औरंगी टाउन में, लियारी में भी इस तरह से हम खवातीन को कर्जे देते हैं 10,000 रुपए, और उनसे बिला सूद हम ना उनसे कहते हैं श्योरिटी दो या कोई चीज, और वो उस कारोबार को बेहतर करती हैं, अपने कारोबार को। और जी। इस तरह से मैंने देखा औरतें आगे बढ़ रही हैं माशरा। अच्छा, हमारे माशरे की जो एक खातून है, एक तो बासलाहियत भी है, ज़हीन भी है, होशियार भी है, और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं ज़िम्मेदारी के साथ अपनी तमाम चीज़ों को करने की कोशिश करिए, वहीं हम देखते हैं हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा कुछ काम होते हुए। आप क्या कहेंगी? देखिए देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है जी। कि हमारे यहाँ बहुत सी चीजें जो है ना पेपर तक महदूद हो गई है ना। बिल्कुल ऐसे। प्लानिंग तो बहुत की जाती है, जी। लेकिन असल बात है कि उसको अमली जामा पहनाना चाहिए, ठीक है सही। ना। कई दफा मेरी बातचीत हुई है मिनिस्ट्री में भी इधर उधर कि भाई हम खवातीन को जो है ट्रेनिंग देना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, इनको सिखाना चाहते हैं। मेहनत करती है, मिडिल मैन जो आके वो उनसे उनकी उजरत ले जाता है। अगर ये औरतें डायरेक्ट जाके अपनी चीजें वहां से मिडिल मैन के बजाय खुद जाके लें, टीम बनाए, हमने इस तरह से काम किया है, तो बेहतर ये होगा कि इन औरतों में खुद एतमादी पैदा की जाए और ट्रेनिंग दी जाए, इनको सिखाया जाए। अब मैंने मिसाल दी है ना, इंडिया में सेवा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, तो इस तरह से पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हर सूबे में हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करना चाहते। कोशिश ये है कि बाज़ औक़ात बस मजबूरियां आ जाती हैं। गवर्नमेंट आजकल जो जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, आपको पता है सियासत में, तो हम लोग इन लोगों पे तवज्जो दे नहीं रहे। अगर दें तो बहुत कुछ, इन औरतों में बहुत ज्यादा स्किल है,
इनकी बनाई हुई चीजें किसी वक्त आपको मैं विजिट कराऊंगी, दिखाऊंगी। क्रोएशिया से इतनी खूबसूरत बात है। चीजें बनाती है जिसकी वैल्यू है वाह। दुनिया जहां में। लेकिन बात ये है कि ये अपनी सही तरह से मार्केटिंग नहीं कर सकती। अब देखें दुबई में एक्सपो लगा हुआ है, अगर वहां पर ये चीजें जाएं तो बिल्कुल। इनको अच्छी खासी कीमत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। वही बात है कि रिसोर्सेस नहीं है इनके पास। बिल्कुल, ज़रा नम तो हो ये मिट्टी, बड़ी जरखेज़ है साखी। आपने बिल्कुल वजह फरमाया। थैंक यू सो मच नसरीन हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू, शुक्रिया। जी जनाब, क्योंकि आज यौम आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन के हवाले से, लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जनाब, हम क्रिटिसाइज़ नहीं करें, हम आज पॉजिटिव बात करेंगे। ख़वातीन क्या क्या कर सकती हैं? ख़वातीन अच्छा खाना बना सकती हैं, ख़वातीन अच्छी डिज़ाइनर भी हैं, ख़वातीन अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ख़वातीन हर चीज़ कर सकती हैं। लेकिन वहीं पर हम ये देखते हैं कि एक ग्रुप है, एक ऐसा तबका है हमारे माशरे में जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बर्दाश्त नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि औरत भी कामयाब हो सकती है, या औरत भी हवा में परवास कर सकती है, या औरत भी साइंसदान बन सकती है। इस पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हिना चौधरी हैं। हिना, जैसे कि हम सब ये देखते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, चाहे वो रिसर्च डिपार्टमेंट हो, फिर वो चाहे कोई भी शोबा हो, ख़वातीन वहाँ पर पेश हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी तक वो चीज़ कबूल नहीं की गई है। मुझे ये समझ नहीं आती कि औरत को एक्सेप्टेंस की क्या जरूरत है। वो अपनी जगह पे अपना काम करती Point. जाए और बड़ी बहादुरी से डट के करे। Oh yes. उसको किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो सही। अपने लिए अपने रास्ते बनाए, उठे चले, काम करे। सबसे पहले तो अपने घर में ही उठे ना, सुबह सुबह उठे, अपना मुंह हाथ धोए, अपने कपड़े शपड़े बदले, मेकअप शेकअप करे, उसके बाद खुश हो जाए, खुश होके घर के काम। पहला दिन ये हरकत ये काम करेगी, उसका शौहर ही हैरान रह जाएगा कि है इसको क्या हुआ। उसके बाद उसको किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपने बच्चों को देखे, अपना कोई छोटी सी हॉबी करे। कुछ नहीं तो मेरी अम्मा तो निटिंग ही करती रहती थी हर वक्त। सही है। इस बच्चे का स्वेटर बना, खानदान के उस बच्चे को बना दिया, उसको बना दिया, यानी वो बिजी रहती थी, सही। फारिग नहीं बैठती थी। मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरे पास तीन जगह पे गार्डन है, मतलब मेरा स्टेयरकेस गार्डन है, मेरा टेरेस है, मेरे नीचे मेरे पास 1 मिनट फालतू नहीं है। तो मैं तो अपने आप को ही अप्रिशिएट कर करके खुश होती रहती हूँ। मुझे किसी की अप्रिसिएशन और यानी मैं एक्सेप्टेंस अपनी की खुद जरूरत की नहीं है। फेवरेट हूँ। तो ये हमारे माशरे की औरतों को ये क्या मसला है कि उन्हें लोगों की एक्सेप्टेंस की और अप्रिसिएशन की जरूरत है? नो, कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन बस अपने लिए खुद काम करे और खुश रहे। हाँ, लेकिन हमारे माशरे में एक औरत ऐसी भी है ना, जिसे बहुत ही दबा कर रखने की कोशिश की जाती है। फिर हम वहीं देखते हैं कि जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर निदा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा, आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। आ रही है आपका आवाज आ रही है? जी हल्की आ रही है। जी डॉक्टर निदा, कैसे देखती हैं आज के दिन को? बाकी वुमेन्स, वैसे तो हर डे वुमेन्स डे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हम माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां हैं। बट आई थिंक कि इस दिन की कोई मोटिव होना चाहिए। फॉर सर्टेन रीजंस वी शुड सेलिब्रेट दिस डे फॉर अवेयरनेस, स्पेशली इन आवर यंग पॉपुलेशन और रूरल एरियाज खास तौर पे। तो आई थिंक औरतों का, जैसे कि अभी डॉक्टर हिना की मैं बात सुन रही थी कि डेफिनेटली औरत को एक तो पढ़ने के लिए पढ़ना लिखना चाहिए, शऊर पैदा करना चाहिए, ताकि वो आगे अपनी नस्लों को बेहतर बना सके। जरूरी नहीं है कि हर औरत वर्किंग वुमेन हो, वो घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती है। सही, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम आपके शोबे की बात करते हैं, खुसूसन वो तमाम लड़कियां जो कि MBBS कर रही हैं या डॉक्टर बनना चाहती हैं, उनकी राह में भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। उस हवाले से आप बताइए कि आपको अपने स्ट्रगलिंग टाइम में क्या क्या देखने को मिला? देखिए, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि एक दूसरे को कंपेयर ना करें। जो MBBS लड़कियां होती हैं, वो बेचारियां, होता ये है कि उनको शादी कर ली जाती है उनसे कि उनको एक डॉक्टर बहू चाहिए होती है, एक डॉक्टर बीवी चाहिए होती है, और उसके बाद उनकी लाइफ में या उनकी जैसे रेजिडेंसी है या उनकी ड्यूटीज हैं, तो उसमें साथ नहीं दिया जाता। यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट 80-90% पीपल। लेकिन देखिए, इसमें औरत को भी समझना चाहिए और सामने वालों को, जो इन लॉज हैं या जो भी हैं जो उनके साथ रह रहे हैं, हम औरतें ही एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल बनाती हैं, एक्चुअली मर्द नहीं बनाता। तो हम औरतों को भी देखना चाहिए कि हम रेस में ना लगें, और अपनी MBBS एक ऐसी चीज है कि हम उसको घर बैठे भी सर्व कर सकते हैं, घर पे क्लिनिक खोल सकते हैं।
जॉब भी कर सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हाँ तो जी, अपनी डिग्री जाया ना करें और सही। अपने घर वालों के हिसाब से उसको एडजस्ट करके अपनी आगे एमबीबीएस की डिग्री को यूटिलाइज करें। सही। चाहे छोटा सा डिप्लोमा कर लें, चाहे कंसल्टेंट बन जाएं, चाहे आप एक छोटी सी क्लिनिक कर लें, बट हाँ, डू समथिंग। पर डॉक्टर निदा वही बात है ना, आखिर में बात वही आ जाती है कि आपको सपोर्ट भी तो मिले ना। अगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ाई के बीच में शादी हो जाए किसी की, तो फिर ये तो डिपेंड करता है इन लॉज पर या फिर हस्बैंड पे कि वो उस तरफ देखें कि भाई एक चीज़ अधूरी रह गई है, उसमें हेल्प करें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, बस जितना पढ़ लिया, माँ बाप के घर से इतना पढ़कर आ गई वो काफ़ी है। पढ़ना इन प्रैक्टिस बोथ, क्योंकि डॉक्टर पढ़ के कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा तो वो फिर जीरो हो जाता है। इसमें देखें एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर आज हम सारी औरतें अहद करें कि इसमें हमारा ही रोल है, जैसे कि आई एम मदर ऑफ माशाल्लाह क्या कहते हैं सन्स ना, तो अगर हम ही अपने बेटों को ऐसी तरबियत दें कि वो आगे जाके अपनी बीवियों को परेशान ना करें, तो आई थिंक कि ये हमारा मोटिव होना चाहिए, टू रिस्पेक्ट and to encourage and to give opportunities to women. बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक मर्द आपको बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से और एक जेंटलमैन वे में आपको ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी परवरिश किसी प्रिंसेस ने की है। आपने भी ये शायद पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मर्द हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं अपने ब्रॉटअप का, अपनी माँ की तरफ से जो उनकी तरबियत की जा रही होती है, या अपने फैमिली की तरफ से जो उनको सिखाया जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये कि माँ की तरफ से जो गाइडलाइन है वो बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि वही मर्द का माइंडसेट बनाती है। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा लंबा अरसा है, लेकिन आगे जाके अगर हम सब माएँ ये अहद करें और हम आगे उन लोगों को ईज प्रोवाइड करें और अपने बेटों को इस तरह शऊर दें, तो आई थिंक कि आगे की नस्ल बहुत बेहतर हो सकती है। सही। अच्छा, इसी पर हम बात कर लेते हैं डॉक्टर हिना से भी। डॉक्टर हिना, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, मर्द की सोच, क्योंकि माँ से वो बहुत क्लोज रहता है, माँ का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एक औरत की जो सही एक शक्ल है या उसके किरदार की जो अक्कासी करती है, वो उसकी माँ बेहतर तरीके से कर सकती है। डॉक्टर हिना। बिल्कुल। लड़का है ना, जब लड़का है, जो एक बेटा होता है ना, वो अपनी माँ से बहुत अटैच होता है। जी बिल्कुल। जैसे चाहूँ ना मैं इसका कुछ कन्वर्ट कर सकती हूँ। ओके, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, ठीक है। आपकी आवाज आ रही है। तो जी, मेरा ख्याल है कि देखिए, मेरा बेटा जो है वो चूंकि मुझसे बहुत क्लोज है, तो मैं उसको जिस तरह चाहूँ बचपन से मैं उसको मोल्ड कर सकती हूँ। तो मैंने उसको, जब वो छोटा था उससे लेकर अभी तक माशाल्लाह, उसको मैं हमेशा ये सिखाती हूँ कि बेटा, इज्जत करनी है, प्यार से रहना है, हेल्प करो, घर के कामों में हेल्प करो, माँ की हेल्प करो, बहनों की हेल्प करो। तुम कोई बहुत बड़े शहजादे नहीं हो कि तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे आगे खाने की ट्रे लग रही है। ये भी नहीं कि मैं उसकी इज्जत नहीं करती या करवाती, उसकी इज्जत करवानी भी मुझे आनी चाहिए और उसको इज्जत का मुकाम है। लेकिन ये कि मैं उसको कोई बहुत ज्यादा, उसको सुरखाब के पर नहीं लगे कि वो बेटा है तो उसको सुरखाब के पर लगे हुए हैं। उसको तमीज, उसको एहतराम, उसको सब कुछ मैंने सिखाया है। तो ये कि ये माएँ ही बच्चों की ब्रॉटअप में उनके अंदर ये डालती हैं, तो वो आगे जाके अच्छे शौहर, भाई और ये सब बन के दिखाते हैं, बाप बन के दिखाते हैं। अच्छे बाप बनाना भी उस लड़के की माँ के तरबियत में शामिल है। और उसके अलावा हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट ये है ठीक, कि लड़के जो हैं वो बहुत अपने बाप शुक्रिया की तरफ डॉक्टर से भी हिना बहुत और कुछ डॉक्टर लेते हैं। निदा, आपके वक्त का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बातें इतनी सारी हैं और दिल करता है कि इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बातें की जाएं, लेकिन क्योंकि वक्त कम है और हमें और बहुत सारी चीज़ों पर भी बात करनी है, आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात कर लेते हैं जो करंट हैपनिंग चल रही हैं, जो सियासत की इस वक्त सूरत हाल है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे पिछड़ गए, मैं बात कर रही हूँ साबिक सदर जस्टिस रिटायर रफ़ीक तारर रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं, और साबिक सदर पाकिस्तान जस्टिस रिटायर मोहम्मद रफ़ीक तारर रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। वो सांस, शुगर और फेफड़ों समेत मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला थे और तवील अरसे से शदीद अलील भी थे। नून लीग के ज़राए का ये भी कहना है कि नमाज जनाजा लाहौर में अदा हुई है। रफ़ीक तारर 2 नवंबर 1929 को पैदा हुए और वो 1989 से
1891 तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, जबकि 1991 से लेकर 1994 तक सुप्रीम कोर्ट के बतौर सीनियर जस्टिस भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर होने के बाद तकरीबन 1997 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और फिर उसी साल मुल्क के सदर भी बने और 1999 में परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के बाद उन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया। वो 1998 से 2001 तक सदर पाकिस्तान रहे हैं। रफ़ीक तारड़ का शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। इस मौके पर हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगाम भी भेजा और इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग उनके घर पे भी पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं पंजाब की सियासत की। जी हाँ, जो सियासत हो रही है इस वक्त तो पंजाब में हो रही है। पंजाब से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो हुकूमत के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, थोड़ी सी परेशान कुन है। वो ये कि अलीम और तरीन ने हाथ मिला लिया है और हम ये भी देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने अलीम खान से इस पर राब्ता भी किया है, यानी कि अपोजिशन एक तरफ और वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है और जो अलीम खान इस वक्त पेश नज़र आ रहे हैं उन्होंने भी हाथ मिला लिए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने अलीम खान के साथ राब्ते भी किए हैं, उनसे बात भी की हैं। अब ये देखना है कि जनाब ये जो राब्तों की सियासत हो रही है इसका नतीजा क्या निकलता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। जी जी शुक्रिया जी। अली गौहर साहब, हम ये देखते हैं कि पंजाब की जो सियासत है उसमें बड़ी हम देख रहे हैं अप एंड डाउन चल रही है सिचुएशन। वहीं पर अलीम खान और तरीन, हम जहांगीर तरीन की बात करते हैं तो ये जोड़ीदार नज़र आ रहे हैं। वहीं पर नून लीग ने भी सीनियर क़यादत ने भी अलीम खान से राब्ते किए हैं। इस पूरे सिनेरियो पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं और पूरे में इस वक्त है, असल बुनियादी वजह तो ये है कि ये हुकूमत जो है ये एक मतलब है कि एक जाहिर है गैर नुमाइंदा हुकूमत है और इस हुकूमत के 4.25 साल पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इसको भुगत रहे हैं। वो इनकी करप्शन की सूरत में, इनकी दिए हुए महंगाई की तोहफों की सूरत में, बेरोजगारी की वजह से, मतलब जब से ये हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है इमरान नियाज़ी एंड कंपनी, तब से आपने देखा है कि पाकिस्तान के हालात जो है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, वो तबाही और इंतशार की तरफ ही गए। लिहाजा पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो अजीरन हो चुका है जीना, इनसे खलासी के लिए जरूरी है कि इनको घर भेजा जाए और उसका जमहूरी और आईनी तरीका जो है वो तरीके अदम तमाद ही है। अगरचे हमारी क़यादत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तहरीक अदम तमाद के हवाला से, लेकिन अब अवाम की परेशानी को देखते हुए इनका एक एक मिनट जो है इस अवाम पर भारी है। लिहाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है वो कोशिश कर रही है कि इनको अदम तमाद के जरिए घर भेजा जाए। तो जहाँ तक आपने तरीन साहब का पूछा है और अलीम खान का, तो जाहिर है इनकी पार्टी में बैठे हुए बेशुमार लोग जो ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो मतलब है कि इसने वाकई पाकिस्तान के अवाम का जो है वो मतलब जीना जीरन किया है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की हैं आसानियों के बजाय, और वो सियासी बंदे हैं, जाहिर है आइंदा इस प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करना चाहते, तो वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाएंगे, कोई अलायंस बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखना है। तो वो मतलब इनके साथ खड़े होकर इनके निशान के ऊपर अपनी सियासी खुदकुशी शायद नहीं करना चाहते। तो यही वजह है कि लोग तो बहुत सारे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन ये फिर पार्टी क़यादत ही फाइनल करेगी कि किन लोगों के साथ ना, क्योंकि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी हुकूमत को घर भेजना। सही। अच्छा, कल इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक भी हुई है, 3 बड़ों ने बैठक लगाई है, मुलाकात की है, जिसमें शहबाज शरीफ मौजूद रहे, आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे। आप क्या देखते हैं कि अदम एतमाद की जो तहरीक है जो काफ़ी टाइम से एक्टिव है, कब तक आ जाएगी, ये कब तक लाई जाएगी? क्योंकि खुर्शीद शाह ने तो एक डेट भी बता दी है, 8-9 मार्च उन्होंने कहा था। देखिए, जो अदम एतमाद की तहरीक है, आज उस सिलसिला में हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है अभी के 2 घंटे के बाद, और उसमें हमारी पार्टी क़यादत जो है वो इसके बारे में
कोई हतमी बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तैयारियां सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। सही। और अब तो सिर्फ ये है कि वो शुरू किया जाए। आपने एक चीज नोट की होगी कि इन्होंने काफी दिनों से असम्बली का सेशन नहीं बुलाया, असम्बली को ताले लगाए हुए हैं और उसकी रेनोवेशन के बहाने करोड़ों रुपए अलग जाया कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। और उसके अलावा भी मतलब है कि एक लेटर भी निकाला हुआ है। तो मकसद है कि इन्होंने तो पूरे स्टाफ पे भगा दिया। बहरहाल इनके इन तमाम हरबों के बावजूद तहरीक अहमद पेश हो जाएगी अनकरीब, जिसका कि आज मेरा ख्याल फाइनल हो जाएगा। हाँ सही, लेकिन शेख रशीद साहब इसके बरक्स बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसी अनहोनी हो भी गई तो इमरान खान साहब घर नहीं बैठेंगे। देखिए, इमरान नियाजी साहब का जो है ना, वो सियासत से पता कट चुके हैं। अच्छा। वो इस वजह से कि वो एक्सपोज हो गए, वोट चुराते हुए एक्सपोज हो गए, करप्शन करते हुए एक्सपोज हो गए, अपनी एटीएम के जरिए खाया, मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल दिया, खारजा महाज पर पाकिस्तान को तनाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तान के अवाम अब उनका असल चेहरा पहचान चुके हैं। लिहाजा अब इसमें गुंजाइश नहीं है कि इमरान नियाजी साहब पॉलिटिक्स में, उन्होंने जो दिहाड़ियां लगानी थी वो लगा ली हैं। अब तो उन्होंने उनका एहतसाब होगा, जो उन्होंने लूट मार की, जो उन्होंने पाकिस्तान को नुकसानात पहुंचाए, अब तो मिलजुल कर उसके अजाले का वक्त है। और उसके लिए जरूरी है कि इनके किरदार का तयन किया जाए और इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको और इनके हवारियों की फिक्स की जाए और उनको उनके उस अंजाम तक पहुंचाया जाए जो इन्होंने नाकाबिल तलाफी पाकिस्तान का नुकसान। ठीक है, तो अली गौहर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 172 मेंबर की जो तादाद है जो कि लेकर आनी है एट एनी कॉस्ट, तो वो सब तैयार है और जो ये जो नंबर का जो गेम है वो मुकम्मल हो चुका है? जी, वो इससे ज्यादा नंबर से काफी ज्यादा मेंबर्स हैं। अच्छा, यानी कि 172 से भी ज्यादा है? बहुत सारे तैयार हैं। जी, आपने क्या फरमाया? 172 से भी ज्यादा नंबर हो गए? जी, 172 से जाहिर है ज्यादा नंबर हैं। और जाहिर है इनके कोई ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब लोग डट गए हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत को घर भेजा जाए, तो वो इंशाल्लाह जो नंबर ऑफ गए हैं वो पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची भी आएंगे, एमक्यूएम की क़यादत से भी मिलेंगे, आपको क्या लगता है ऐसे वक्त में जबकि परवेज़ इलाही साहब मशवरे भी दे रहे हैं कि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, बड़े फ़ैसले लेने होंगे और सियासत का एक रूल है कि जो बड़ा फ़ैसला कर ले और सबसे पहले कर ले वही जीतता है? जी, जाहिर है मतलब है कि जो इनके इत्तेहादी हैं उनको भी पता है कि अगर वो आखिरी टाइम तक इनसे चिपके रहेंगे, ऑलरेडी वो अपना नुकसान इत्तेहादी कर चुके हैं, क्योंकि वो इस हुकूमत का हिस्सा रहे, वो इस जुर्म में बराबर के शरीक तो रहे, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक अवाम ने उनको एक मौका दिया है, अपोजिशन की पार्टीज ने उनको मौका दिया है कि वो इस कठपुतली को घर भेजने में अगर मौमन साबित हो तो फिर शायद वो आइंदा इलेक्शन में किसी हद तक अवाम के गैर गज़ब से बच सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ इलाही साहब को। अली गौहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। बेहतर जानते हैं अपने मामला से। थैंक यू सो मच अली गौहर साहब। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना था कि जो नंबर्स की जो गिनती है वो उससे ज़्यादा हो गई है और अब ये देखना है कि जैसे ही वक्त होगा तो ये अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब कि एक मनाने का मिशन दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दिफ़ा और गवर्नर सिंध को, और मनाने का जो मिशन है वो मना रहे हैं अलीम खान को और जहांगीर तरीन को। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त टास्क दे दिया है, जो रूठे हुए अरकान हैं उनको अब मनाने की बारी आ गई है। अच्छा, अब सवाल तो बहुत सारे ये बनते हैं कि आखिर इतने टाइम के बाद ही ये रूठे हुए अरकान क्यों नज़र आ रहे हैं। हुकूमत को कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोई ख़तरा नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जितने भी रूठे हुए लोग हैं वो इस टाइम पर एक साथ हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई के कोर कमेटी को हिदायत की और उन्होंने कहा कि जो नाराज़ अरकान हैं उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होना चाहिए इस वक्त और दूर करना भी है। उन्होंने कहा कि अलीम खान समेत नाराज़ अरकान को मनाने का टास्क गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और परवेज़ खटक को दे दिया है। इस पर हम बात कर लेते हैं। मलिक आसिफ रसूल ऐवान साहब, मेंबर पंजाब असम्बली, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आसिफ साहब, हम ये देखते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही है, वही हुकूमत भी एक्टिव नज़र आ रही है। हुकूमत अब उन तमाम लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है जो नाराज़ हो गए हैं और जो नाराज़ हैं
वो दूसरी जमातों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया। बात ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जमात है जी। और हम डे 1 से जो पीडीएम है उनके साथ यही बात कर रहे थे कि हम जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाएंगे, ना कि गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाएं। बिलाकर हमारी बात को तमाम जमातों ने तस्लीम भी किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जो बात कह रहे थे कि हम जमहूरी तरीके से हटाएंगे और तरीके एतमाद लेके आएंगे, आज तमाम जमातें उस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पर नंबर्स की बात रही तो हम लोग अगर तरीके एतमाद लेके आ रहे हैं तो अपने नंबर्स को पूरे करके लेके आ रहे हैं। और हुकूमती अरकान में से बहुत सारे वो लोग जो हमारी जमात से चले गए थे और वापस अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं जी। क्योंकि उन्होंने तब्दीली सरकार की वो तब्दीली देख ली है जिसके लिए उन्होंने नारा लगाया था तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। अब इंशाल्लाह तब्दीली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके आएंगे, ना कि इमरान खान लेके आएगा। सही। अच्छा, जहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी मुलाकातें हुई, बड़ी बड़ी बैठक हुई जिसमें बड़े बड़े लोग आपस में मिलकर बैठे और बातें भी की। वहीं पर चौधरी बरादरान इसमें पेश रहे, वही तवज्जो का मरकज़ रहे, सब उन्हीं के दर पर गए और बात भी हुई, बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी की गई। वहीं पर हम ये देखते हैं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है वज़ीर आज़म को कि ख़ुद मुस्ताफ़ी हो जाएँ। और वहीं पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि 48 घंटों में अदम एतमाद लाई जाएगी। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये 24 घंटे का अल्टीमेटम दी, 48 घंटे का अल्टीमेटम दी है जी। वो इमरान खान को एक सेफ रास्ता दे रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो असम्बलियां तोड़ने के लिए बाधित हैं कि असम्बलियां तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। हम ये चाहते हैं कि वो एक सेफ तरीके से हुकूमत से अलहदा हो जाए, वरना तरीके अदम एतमाद से तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि जो हालात होंगे आप खुद देख लेंगे कि इंशाल्लाह ताला किस तरह तब्दीली सरकार बेइज्जत होगी, इस गवर्नमेंट से रुखसत होगी। तो इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने उनको ये अल्टीमेटम दिया था। और जहां तक बात रही उसकी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हमारे हमायती पीडीएम में से हैं। 48 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला तरीके आज़म एतमाद लेके आएंगे और भरपूर तरीके से उसको कामयाब भी करेंगे क्योंकि हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम अपने नंबर्स पे बात कर रहे हैं। सही। अच्छा, हम ये देखते हैं कि यार मोहम्मद साहब से भी मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब की, तो और कौन कौन शामिल होना चाह रहा है पीपल्स पार्टी में और किस किस ने राब्ते करने शुरू किए हैं? देखें, जो लोग यहाँ से पीपल्स पार्टी के छोड़कर और बाकी जमातों को छोड़ के तब्दीली सरकार के साथ गए थे, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। अपने मुखालफिन के भी हम लोग रास्ते कभी बंद नहीं करते, हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और लोग खुद ही अभी वापस आ रहे हैं वहां से। जैसे यार मोहम्मद इन साहब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा रहे थे, नदीम अफजल चंद साहब थे, ख्वाजा मुजफ्फर गिल साहब थे, और इसी तरह के बहुत सारे लोग जो है ना अभी वापस आने पे जो हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं। और इंशाल्लाह ताला वो जैसी तरीके अदम एतमाद देंगे तो हम अपने तमाम पते आमिर लियाकत साहब भी शामिल हो रहे हैं आप लोगों के साथ? आमिर लियाकत साहब तो अपने घर के बंदे हैं, जब मर्जी उनको चाहे शामिल कर लें, उनकी कोई बात ही कोई नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, ये जो मामलात होते हैं जिसमें राब्ते किए जा रहे होते हैं और शमूलियत के लिए हामी भरी जा रही होती है, तो अप्रोच कौन करता है? आप लोग खुद अप्रोच करें या लोग खुद आपको अप्रोच करें? नहीं, देखें, वो कहते हैं ना कि भी तब्दीली सरकार का मजा सबने चख लिया है ना। जी जी। तो वो जो एक तब्दीली सरकार का नारा था वो सबने देख लिया है कि वहाँ तब्दीली क्या आ रही है। सही। वहाँ बनी गाला में तब्दीली आ रही है और तो कहीं नहीं तब्दीली आ रही है। वहाँ इमरान खान की फैमिली में तब्दीली आ रही है, उनकी दौलत में इजाफे की तब्दीली आ रही, बाकी तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। सही। अच्छा, हुकूमती अरकान ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमें भी अप्रोच कर रहे हैं, हमारी पार्टी को भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी से भी कुछ इधर उधर हो रहे हैं लोग? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के तमाम लोग अपनी अपनी जगह पहुंचे हैं। उसके जिंदा मिसाल आप जो तारीख का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च जो चल रहा है, जी जी। जो इंशाल्लाह ताला आज इस्लामाबाद पहुंच गया है और आज रात को एक जलसा भी हो रहा है वहाँ पे। उसमें आपको तमाम चीजें नजर आ जाएंगी, हमारे कितने अरकान इधर उधर हो रहे हैं और कितने अरकान हमारे साथ है, उसकी जिंदा मिसाल है। आप उसको मीडिया पे भी दे सकते हैं, आप लोग
बेहतर तरीके से मीडिया वाले उसको जज कर सकते हैं। सही। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा दावा भी है कि कोई भी जमात, चाहे वो नवाज लीग की है, नून लीग की है, हमारी इत्तेहादी जमात है, वो भी इस तरह का लॉन्ग मार्च नहीं कर सकती जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। मलिक आसिफ रसूल ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर पंजाब असम्बली, और उनका यही कहना था कि बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहीं पर जनाब कुछ ऐसी मुश्किलें सामने आ गई हैं जिनको कोप अप करने के लिए हुकूमत को कोई इक़दाम करना होगा, क्योंकि आवाम महंगाई का रोना रोती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आवाम से दूर हो जाएं तो आवाम की चीखें और भी ज़्यादा निकल आती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीफ और मटन के हवाले से, जो एक ख़बर सामने आई कि सिंध में गायें, भैंसें, बकरियों और दीगर मवेशियों में जल्दी मर्ज़ की एक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक फैल गया है और बहुत लोगों की जानिब से मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आई कि भाई बीफ ना खाएं, मटन ना खाएं, इसमें एक बीमारी आ गई है और जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज जो है वो फ़ौरी तौर पर होना चाहिए। अच्छा, ये बीमारी है क्या और ये क्यों है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सईद खान, वायरोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त का प्रोफेसर साहब। ये बीमारी अचानक से कराची में और हम देख रहे हैं सिंध में मुख्तलिफ इलाक़ों से ये ख़बरें आना शुरू हो गई और फिर लोगों को ये आगाही हुई कि भाई गाय का गोश्त नहीं खाना। अब इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ये बीमारी, इसका किस तरह से अब कोप अप किया जा सकता है इस बीमारी के साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी, जिस तरह इंसानों की बीमारियां होती है, जानवरों में भी बीमारी होती है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है काउ पॉक्स के नाम से। जी। और इस तरह काफी सारे मतलब भेड़ बकरियों में भी होते हैं, गाय में भी होती हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है और ये सिर्फ जानवरों में ही होती है। जी। तो ये इन्फेक्शन जानवर से जानवर में डायरेक्ट भी ट्रांसमिट हो सकता है या कुछ कीड़े मकोड़े या जिसको हम टिक्स कहते हैं उसके जरिए भी वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है। तो ये एक जानवर से दूसरे जानवर में डायरेक्टली भी मुंतकिल होता है और इन हशरात के जरिए भी मुंतकिल होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है और ये ज्यादातर अफ्रीकन ममालिक में ज्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ इतना ज्यादा पैमाने पे पहले नहीं आया, लेकिन अभी ये काफी तेजी से फैलने वाला एक वायरस है जो कि काफी सारे मवेशियों को इस वक्त मुतासिर कर चुका है। सही। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? ये इंसानों में डायरेक्टली मुंतकिल नहीं हो सकता, तो इस तरह घबराने की बात नहीं है कि ये वायरस जो इंसानों में मुंतकिल हो, क्योंकि जानवरों का वायरस है। लेकिन इसकी वजह से जानवर की जो गोश्त है या वो उसका जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो एहतियात ये करनी चाहिए कि जितने भी इस तरह के जानवर हैं उनको आइसोलेट किया जाए और दूसरे जानवरों से दूर रखा जाए, ताकि जो मुतासिरा जानवर है वो बाकी सेहतमंद जानवरों को मुतासिर ना कर सके। सही। और लेकिन प्रोफेसर साहब, क्योंकि जो बीमार जानवर हैं उनको पहले ही ज़िबा करके उनका गोश्त फ़रोख्त कर दिया जा रहा है, तो अब लोगों को तो नहीं मालूम कि जो गोश्त हम खा रहे हैं वो बीमार जानवर का है। तो इस हवाले से क्या रोकथाम की जा रही है और जो इदारा सेहत है, स्पेशली जो जानवरों की तमाम चीज़ों को देखता है, एनिमल्स को रेस्क्यू करता है, उस हवाले से क्या इक़दाम हो रहे हैं? ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और हमारे माशरे के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो खराब चीज ना बेचें। जिस तरह इस्लाम में है कि साफ सुथरी चीज आप बेचें और कोई खराब चीज ना बेचें। तो गवर्नमेंट तो स्लॉटर हाउस पे उन्होंने इक़दाम उठाए हैं कि इस तरह के बीमार जानवर ज़बा ना हो। लेकिन हम मजमूई तौर पे हमारी सोसाइटी का ये फर्ज है कि अगर इस तरह की बीमारी है तो वक्ती फायदे के लिए अपने आवाम को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कि वन वे द अदर ये उन सब लोगों को नुकसान पहुंच सकता है इसकी वजह से। तो गवर्नमेंट भी इक़दाम उठा रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है और तमाम लोगों की कि इस तरह कुछ दिन तक इस गोश्त से बड़े इंतजार करें, जब हालात से हो तब वो इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन ये बीमारी मुंतकिल नहीं हो सकती, तो इस तरह घबराने की बात नहीं है। लेकिन गोश्त की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी की नहीं होती कि इसको कंज्यूम किया जा सके। सही। अच्छा, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं गोश्त खाने की, तो इंसानों को कितना ख़तरा है इस बीमारी से? क्योंकि जब ये ख़बर सामने आई तो उससे पहले ये बीमारी फैल चुकी थी और बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि वो गोश्त लोगों ने खाया और भी हो। हाँ, तो घबराने की वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जानवरों का वायरस है, ये इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकता, ये बीमारी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन गोश्त की जो क्वालिटी है वो खराब है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, वो कि कोई डिग्रेड हो जाता है या उसके जो प्रोटीन है उस क्वालिटी के नहीं होते।
तो उसका इस्तेमाल बेहतर नहीं है। लेकिन ये खुदा न खासा ऐसा नहीं है कि ये कोई इन्फेक्शन इंसानों में पैदा करेगा, तो वो खतरे की बात नहीं है। लिहाजा एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि हम घबराना शुरू करें। सही। अच्छा, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, ये एक स्किन डिसीज़ है और जिस तरह से हमने वीडियोस में भी देखा तो वाकई ये बड़ी ही पेनफुल देखकर भी अजीब सा लग रहा है। आपको क्या लगता है इस पर कितने टाइम में कंट्रोल कर लिया जाएगा, या इस पर अगर फौरी अगर कोई इक़दाम किए जाएँ तो इसको रोका जा सकता है? इसका वाहिद हल ये है कि जो बीमार जानवर है वो बाकी से अलग किया जाए। तो ये तो फौरी तौर पे मुमकिन है। अगर जो लोग लाइव स्टॉक रखते हैं, जिनके पास जानवर हैं, वो इसको दूसरे जानवरों से अलग कर लें जल्द से जल्द, तो इस पे काबू पाया जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा तेजी से ऐसा नहीं फैलता कि फ़ौरन फैल जाए। तो अगर हम हिफाजती इक़दाम उठा लें तो यकीनन इस पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, बता रहे थे कि अगर हम खुद से ही रोकथाम कर लें और थोड़ा सा कुछ टाइम रुक जाएं और इस बीमारी को कंट्रोल में आने दें और ये ख़त्म हो जाए, तब हम चीज़ों का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। वहीं पर जनाब हमने देखा कि कराची में लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, और जहाँ पर अदब, सकाफ़त की बात की जाए, रिवायात की बात की जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरहद पार से लोग इसमें शामिल ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नसीरुद्दीन शाह साहब की। नसीरुद्दीन शाह साहब एक उर्दू अदब के हवाले से बड़ा नाम माना जाता है। मिर्ज़ा गालिब पर एक फ़िल्म बनाई गई थी जिसमें उनका मेन कैरेक्टर था, और मिर्ज़ा गालिब का कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया था। जब भी पाकिस्तान में कोई भी अदब की महफ़िल सजाई जाती है, सरहद पार से कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूर शामिल गुफ्तगू किया जाता है। यही सिलसिला रहा। फेस्टिवल में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वीडियो कॉल के ज़रिए नसीरुद्दीन शाह साहब भी उसमें शामिल रहे। और जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपको पाकिस्तान कैसा लगता है, तो उन्होंने बहुत ही दिल से पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान की सकाफ़त की तारीफ़ की, पाकिस्तान के जो अदाकार हैं उनकी तारीफ़ की। बाकी उन्होंने कहा कि फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा गालिब से उनको बहुत ही लगाव है और उनकी ज़िंदगी पर और उनकी अदाकारी पर इन दोनों ने बहुत ही गहरे असरात छोड़े। और उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द अपने पाकिस्तानी दोस्तों से मुलाकात करेंगे। ये तो जनाब पूरे दिन का हमने अहवाल आपके सामने एक ही साथ सामने रख दिया, लेकिन वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की। आज क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं या जहां जिस कोने में हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। आप जहां भी जिस फील्ड में भी काम करना चाहती हैं, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ बहुत सारी दुआएं। आप जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।